हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और करते हैं इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 6। सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप प्रीवियस सेट्स को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। सारे सेट्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। इस वीडियो का पीडीएफ या फिर इस सीरीज के अंदर जितने भी वीडियोज आएंगे उसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये रहा टेलीग्राम चैनल का पता, पूछते पूछते आ जाइएगा या फिर स्कैन कीजिए और सीधा चैनल से जुड़ जाइए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्रश्नों को। ये रहा पहला प्रश्न इस सेट का, सेट नंबर 6 है ये। दाब की इकाई क्या है? दाब जो है ये अदिश राशि है, ये ध्यान में रखिएगा। दाब जो है अदिश राशि है तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है बल और बट्टे में क्षेत्रफल, या फिर बोल दो थ्रस्ट, प्रणोद हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में प्रणोद बोलते हैं, अंग्रेजी में थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट अपॉन एरिया, प्रणोद बट्टे में क्षेत्रफल। तो चाहे थ्रस्ट हो चाहे बल हो, एसआई मात्रक है न्यूटन और एरिया के लिए एसआई मात्रक है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर बोल दो न्यूटन पर वर्ग मीटर। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये न्यूटन मीटर किसका एसआई मात्रक है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर ये है टॉर्क का एसआई मात्रक। टॉर्क बोले तो बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। न्यूटन तो आप जानते ही हो बल का एसआई मात्रक है। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर यानी ऊपर में बल और नीचे में लंबाई, ये बोल सकते हो आप पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव या सतही तनाव जिसे हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। इन चार में से कौन सा एक विकल्प है जो अम्ल का गुण नहीं है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है तो ये सही है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है तो ये गलत है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं उस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। वहां पर बनता है जल और बनता है लवण। तो अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, ये सही है। अम्ल नीले लिटमस को, अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है तो ये सही है। नीले को लाल कर देगा कौन? अम्ल। तो ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर। ये सारे क्या है कि अम्ल के गुण है, याद रखिएगा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये सारे अम्ल के गुण हैं जो आपको याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो है ये जीवाणु को मारने के लिए या फिर जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। ये क्या है? एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल ये है एनाल्जेसिक, प्लस है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर, दर्द निवारक, पेन किलर। और एंटीपायरेटिक का मतलब होता है जो बुखार को कम करे, रिड्यूस फीवर। एंटीपायरेटिक मतलब जो बुखार कम करे, एनाल्जेसिक यानी कि जो दर्द को खत्म करे। तो एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। टोरेक्स में भी आपने यूज किया होगा, टोरेक्स कफ सिरप है। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये एक परमाणु है, इसके केंद्र में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस न्यूक्लियस की खोज की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने 1897 में। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। आंसर हमारा सी है, यह है हमारा न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से मिलकर बना है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों के अनुसार चाहे वस्तु सजीव हो निर्जीव हो, 5 मूल तत्वों से मिलकर बना होता है।
5 मूल तत्वों से मिलकर बना होता है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, चाहे सजीव हो निर्जीव हो, इन्हीं 5 मूल तत्वों से मिलकर बना होता है, ऐसा प्राचीन दार्शनिक कहा करते थे। इन 5 तत्वों को हम लोग पंच तत्व बोलते हैं। आंसर हमारा सी हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? इसे हम लोग हेलोफाइट बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जेरोफाइट, हेलोफाइट, ग्लाइकोफाइट, मिजोफाइट, हाइड्रोफाइट, सक्यूलेंट यानी कि गूदेदार पादप, इन सब पर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक बार वीडियो पॉज करके फिर से आप पढ़ लेना। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक यानी कि रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? हमारे जीवों के द्वारा स्वाद का पता लगाया जाता है। ये जीव है, इसमें बहुत सारे होते हैं आपके टेस्ट बर्ड्स, बहुत सारे होते हैं स्वाद कलिकाएं। एक स्वाद कलिका के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। इन्हीं रिसेप्टर्स को हम लोग बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स या फिर रसवेदी अभिग्राहक, स्वादग्राही अभिग्राहक या फिर रसवेदी अभिग्राहक। यह है स्वाद कलिका, टेस्ट बड, और इनमें होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ऐसे ही हमारे नाक में है स्मेल को पता करने के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर ए है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स के अंदर हम लोग आनुवांशिकता और विविधता की अध्ययन करते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं मेंडल। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? एक ठोस है, बिना द्रव अवस्था में आए गैस में बदल जाता है। इस परिवर्तन को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। एक ठोस गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना द्रव अवस्था में आए, उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और एक गैस सीधा ठोस में कन्वर्ट हो जाए उसे हम लोग निक्षेपण बोलते हैं, डेपोजिशन बोलते हैं। ठोस का द्रव में कन्वर्ट होना फ्यूजन कहलाता है यानी कि संकलन या गलन कहलाता है। द्रव का ठोस में कन्वर्ट होना जमना कहलाता है। द्रव का गैस में कन्वर्ट होना वाष्पीकरण कहलाता है और गैस का द्रव में कन्वर्ट होना संघनन कहलाता है। जो पदार्थ ऊर्ध्वपातित होते हैं, मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था, आपको याद रखना है, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। एम कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हो सकते हैं? परमाणु में जो पहला कक्ष होता है, पहला कक्ष बोलते हैं जो न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला कक्ष होता है या कोश होता है। पहला जो कक्ष होता है उसे हम के कक्ष बोलते हैं, दूसरे वाले को एल कक्ष बोलते हैं, तीसरे वाले को एम कक्ष बोलते हैं, चौथे वाले को एन कक्ष बोलते हैं। तो पहला कोश हमारा के है, उसके लिए एन बराबर 1। एन का मतलब एनथ कोश। तो के का मतलब पहला कोश, तो एन बराबर 1। एल का मतलब दूसरा कोश, एम का मतलब तीसरा कोश, एन का मतलब चौथा कोश। अब नियम यह है कि एक कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके लिए यह फॉर्मूला है। आपसे पूछा है कि एम कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हो सकते हैं, आ सकते हैं, रखे जा सकते हैं। तो एम के लिए है एन बराबर 3। तो बस आपको इस फॉर्मूले पर डाल देना है 2 × 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 18। तो 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन नहीं, जल। जल ही जीवन है। कोशिका को भी जीवित रहना है तो जल चाहिए। देख लो 70 से 90% जो है कोशिका के अंदर जल होता है। प्रोटीन ये होता है, कार्बोहाइड्रेट इतना होता है, लिपिड इतना होता है। तो ये एनसीईआरटी का डेटा है, आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तापमान का जो एसआई मात्रक है ना तो सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है, और ना ही डिग्री फ़ारेनहाइट है। तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। ये एसआई मात्रक है, ना तो डिग्री सेल्सियस है, ना ही डिग्री फ़ारेनहाइट है। आपके गांव में जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनसे जाकर के पूछना, जैसे वो लोग जब बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं ना बुखार चेक करने के लिए, तो बोलते हैं कि 99 बुखार है, 101 बुखार है, 100 बुखार है। कभी आप उनसे पूछना कि 101 क्या है या 99 क्या है, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, ज़रा पूछ कर देखना उनका आंसर क्या होता है। मैंने पूछा हुआ है अपने गांव में, तो उनका आंसर था डिग्री सेल्सियस। एक बार आप ट्राई करना।
तो डॉक्टर्स जो बॉडी का टेम्परेचर बताते हैं वो फ़ारेनहाइट में बताते हैं। फ़ारेनहाइट में नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर हम लोगों का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कभी कभी एग्जाम में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आ जाता है। अब जो होगा वही हमारा आंसर होगा। और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 310 केल्विन होता है। ये हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। तो आप एक बार पूछ कर देखना, कभी देखना वो डिग्री सेल्सियस में ही आंसर देंगे, तब उनको समझाना आप कि 100 डिग्री सेल्सियस अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो जाए तो क्या होगा। कभी मौका मिले तो पूछना ज़रूर। 40 डिग्री सेल्सियस का मान जो है हमें फ़ारेनहाइट में बताना है। तो इसके लिए एक रिलेशन होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री। बस इसी पर वैल्यू को पुट करना है। डिग्री सेल्सियस में मान हमारा 40 डिग्री है, तो ये रहा 40 डिग्री प्लस 32 डिग्री। ये ख़त्म 8 से 72 डिग्री प्लस 32 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा कितना 4 7 3 10 104 डिग्री, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान डैश से कम हो जाता है। जो हमारा बॉडी है वो काम करता है इस पीएच रेंज में 7 से 7.8। अगर वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो जाए, अब 5.6 से कम कुछ भी हो जाए, 5.5 हो जाए, 5.4 हो जाए, जैसे ही 5.6 से नीचे गया ना, उस वर्षा जल को हम लोग बोलेंगे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा। तो आपको ये नहीं याद रखना है कि 5.6 वर्षा जल का पीएच होता है, आपको ये याद रखना है कि 5.6 से कम कुछ भी रहे तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगा। हमारे दांतों में सड़न जो है शुरू हो जाता है 5.5, अगर मुंह का पीएच 5.5 से कम हो गया। नींबू के रस का पीएच जो होता है उसका पीएच 2.4 होता है लगभग। हमारा आंसर यहाँ पर 5.5 हो जाएगा। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है? कई बार आ चुका है सवाल। तो इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, और जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट है। बी हमारा राइट आंसर। ये आपको ध्यान में रखना है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ग्लूकागन हार्मोन। और ये दोनों ही हार्मोन जो है लैंगरहैंस की दीपिका के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो जो इंसुलिन है ना, ये ब्लड शुगर को कम करेगा, ब्लड शुगर को ये कम करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके। कम करने का मतलब नॉर्मल पे लाएगा कम करके, ये मत समझना कि नॉर्मल से नीचे ले जाएगा। और ये इसके ठीक विपरीत, ये ब्लड शुगर को यानी कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज में। तो ये दोनों मिल करके ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस लिए मिला? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस लिए मिला? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए, और इसी प्रभाव पर सोलर सेल काम करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन अपेक्षिकता का सिद्धांत इन्होंने दिया। पदार्थ की पांचवी अवस्था जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है की भविष्यवाणी इन्होंने की थी। पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए जो है ना कैलकुलेशन किया था बोस ने, सत्येंद्र नाथ बोस जो कि भारत के थे। उस कैलकुलेशन के आधार पर पांचवी अवस्था के लिए, पदार्थ के पांचवी अवस्था के लिए भविष्यवाणी की थी आइंस्टीन ने। कैलकुलेशन किसने किया? भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस। और उस कैलकुलेशन के आधार पर इन्होंने कर दी भविष्यवाणी कि पदार्थ की पांचवी अवस्था भी होती है। बाद में और वैज्ञानिक आए 3, उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त किया। पांचवी अवस्था को प्राप्त तो ना तो बोस कर पाए थे, ना ही आइंस्टीन कर पाए थे। बाद में आए 3 वैज्ञानिक, उन्होंने किया, उनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये फॉर्मूला तो आपने सुना ही होगा, E = mc²। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान में कन्वर्ट हो सकती है, और जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है। ये रिलेशन दिया था आइंस्टीन ने, जो कि काफ़ी फेमस है। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जो समीकरण है ना वो यही है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के लिए समीकरण दिया इन्होंने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जिसके कारण उन्हें 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड, देखिए, धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। उभयधर्मी ऑक्साइड, अब यहाँ पर देखो, ये एल्यूमिनियम है, ये जिंक है धातु के ऑक्साइड, होने चाहिए थे क्षारीय, लेकिन ये क्षारीय के साथ साथ अम्लीय भी होते हैं। इसीलिए इन दोनों को हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड।
यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर। वैसे यहाँ पर देखो, ये कार्बन का ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड, तो अधातु के ऑक्साइड्स हैं ये सारे, होने चाहिए अम्लीय, लेकिन ना तो क्षारीय है और ना ही अम्लीय है, इसीलिए हम इन्हें उदासीन ऑक्साइड बोलते हैं। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं, जिसको सूंघने के बाद व्यक्ति हंसता रहता है, और यह है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी गई है लिनियस के द्वारा, नहीं, लमार्क नहीं, मेंडल नहीं, डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन नाम तो सुना होगा, इन्होंने ये किताब लिखी है। द्विनाम पद्धति किसने दिया? कार्ल लिनियस। वर्गी के जनक कौन है? लिनियस। सिस्टमा नेचुरी पुस्तक के ये लेखक हैं। जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के ये लेखक हैं। मेंडल साहब को बोलते हैं अनुवांशिकी का जनक। डार्विन साहब ने प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के ये लेखक हैं। लमार्क ने दिया था उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत। ये सारे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखने होंगे। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा मापने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हमें मापना है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एमीटर। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एमीटर। और एमीटर को हम लोग सर्किट में लगाते हैं श्रेणी क्रम में। ये एमीटर है, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ऐसे ही एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर नहीं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम लोग लगाते हैं पार्श्व क्रम में। ये वोल्ट मीटर है, इसे हम लगाएंगे पार्श्व क्रम में, यानी कि पैरेलल में, पार्श्व क्रम में। इसका काम होता है वोल्टेज को मापना, वोल्टेज को मापना, या फिर बोल दो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर को मापना। अब देखो, एक है पोटेंशियोमीटर, यहाँ पर इसका भी काम वही है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापना। लेकिन जब भी पोटेंशियोमीटर के बारे में पूछा जाता है ना, तो वहाँ पर ये विभवांतर ना दे करके ईएमएफ दे दिया जाता है। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। तो किसी बैटरी के विद्युत वाहक बल को पता करना है, यानी कि ईएमएफ को पता करना है, तो पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल होता है। बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को भी पता करने के लिए पोटेंशियोमीटर का ही इस्तेमाल होता है। आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। तो दो चीजें माप सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी माप सकता है और ईएमएफ भी माप सकता है। कौन? पोटेंशियोमीटर। या फिर बोल दो विभवांतर माप सकता है पोटेंशियोमीटर। तो जो काम वोल्टमीटर करता है वही काम पोटेंशियोमीटर भी कर सकता है। अब यहाँ पर एक बैठा हुआ है सी में वोल्टामीटर। वोल्टामीटर देखिए, यहाँ पर जो पूरा अरेंजमेंट आपको दिखलाया गया है यही है वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर एक डिवाइस है जिसमें करवाया जाता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, पानी को तोड़ दिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए, विद्युत अपघटन प्रक्रिया के जरिए ये करवाया गया वोल्टामीटर में। तो वोल्टामीटर एक डिवाइस है जिसमें विद्युत अपघटन करवाया जाता है। खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? खास करके वैसे खाद्य पदार्थ जो ऑयली होते हैं। तो जब एक ऑयली फूड जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्मेल है बहुत ही गंदा हो जाता है, क्योंकि वो जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो खाद्य पदार्थ है जो ऑयल से बना हुआ है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, स्मेल खराब हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है। तो बस इसी से बचने के लिए ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये चिप्स का पैकेट है, 10 रुपये का चिप्स का पैकेट है, 10 रुपये दो, ये चिप्स का पैकेट लो, 5 रुपये का चिप्स मिलेगा, 5 रुपये का हवा मिलेगी। तो इन सब में ना नाइट्रोजन गैस भरी होती है। मानव शरीर के कुल भार का लगभग कितना प्रतिशत जल का होता है? तो ये लगभग 65% होता है। कभी एग्जाम में 65 आ जाता है, कभी 70 आ जाता है, कभी 60 आ जाता है। तो इसी के आसपास होगा, 60 से 70 के बीच में। तो आप ध्यान में रख सकते हो 65%। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। बिजली का खर्च बताना है इकाई में। इकाई का मतलब क्या होता है? किलो वाट आवर। किलो वाट आवर, इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। अब यहाँ पर किलो वाट देखते ही ना जल्दबाजी में ये समझ लेते हैं हम कि ये शक्ति का मात्रक है, लेकिन ये शक्ति का मात्रक नहीं है, ये ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, क्योंकि एसआई मात्रक तो जूल होता है।
तो अब देखो हमें जो पावर दिया गया है वो वाट में दिया गया है, ये 100 वाट है। हमें चाहिए किलो वाट में, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 1000 से भाग लगा देंगे। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये किलो वाट में है, यहाँ से मैं इस वाट को हटा देता हूँ। इनटू हमें चाहिए आवर, देखो हमें एनर्जी निकालनी है, क्योंकि जो बिजली बिल हम पे करते हैं ना वो एनर्जी के लिए पे करते हैं। आवर में, हमें आवर में ही यहाँ पर दिया गया है टाइम, तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना। 1 2 3 यानी कि 1 किलो वाट, ये आवर था ना, 1 किलो वाट आवर यानी कि 1 यूनिट। तो बस 100 वाट का बल्ब अगर हम 10 घंटे तक जलाएं तो 1 यूनिट जो ऊर्जा है वो खपत होगी, और 1 यूनिट का जो चार्ज होगा वो देना होगा। ए हमारा राइट आंसर। किलो वाट जो है ना ये शक्ति का मात्रक है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया वैसे ही ये ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा बराबर होता है पावर यानी कि शक्ति और गुने में समय। प्रोपेन का आणविक सूत्र है यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। देखो ये प्रोपेन है, प्रोपेन लास्ट में एन है ना, एन है लास्ट में, मतलब ये है एल्केन का ये मेंबर है, ये एल्केन का मेंबर है। और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। अब देखो जो पहला वाला फॉर्मूला है उसे देखो, आप चाहे पहला छोड़ो, ये देखो मीथेन के लास्ट में भी एन आता है ना, ये मीथेन भी इस फॉर्मूले पर आएगा। अगर हम n बराबर 1 ले लें तो हमारा फॉर्मूला आएगा C4 जो कि मीथेन है, तो ये नहीं होगा। अगर हम n बराबर यहाँ पर 2 ले लें तो आएगा C2H6 जो कि ये है, और n बराबर 2 किसके लिए होता है, एथ के लिए, ये तो पता ही होगा ना आपको, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरह से जो ये प्रीफिक्स होता है उसके लिए हम लोग n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5। तो प्रोपेन के लिए हमें n बराबर 3 डालना होगा इस फॉर्मूले में, तो हम 3 डालते हैं, 3 6 8, C3H8, C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो यहाँ पर n है ना, ये n है कि कितने कार्बन उपस्थित हैं। तो प्रोपेन में ये प्रोप आ रहा है, प्रोप के लिए हमारा n बराबर 3 होता है। इस तरीके से आपको पता करना होगा। जैसे ब्यूटेन नाम दे करके आपसे फॉर्मूला पूछ ले, आपको पता बस होना चाहिए कि ये एल्केन है, फार्मूला ये होता है, ब्यूटेन में कार्बन कितने होंगे, n के स्थान पर क्या होगा। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इस प्रकार से आप सोचेंगे और बोलेंगे कि n बराबर 4 होता है, फार्मूला डालेंगे और C4H10 आपका फार्मूला निकल करके आएगा। तो ऐसे आपको ये फार्मूला जो है इस्तेमाल करना है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे कि 1 ग्राम पर सीसी होता है, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर आप ये बोल सकते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यही बोलेंगे। ये जो आप पानी का घनत्व बताते हो ना, ये बताते हो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जी हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसा नहीं है कि आप कमरे के तापमान पर बताते हो, 4 डिग्री सेल्सियस पर बताते हो आप ये तापमान। और हम इसी को एक स्टैंडर्ड डेंसिटी लेकर के चलते हैं पानी के केस में, और ये जो डेंसिटी है पानी का ना, ये मैक्सिमम डेंसिटी है, मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि पानी का घनत्व जो है मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो पानी का जो घनत्व होता है मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब 4 डिग्री सेल्सियस से आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, 4 डिग्री सेल्सियस से आप आगे जाओ या पीछे जाओ, दोनों ही केस में देखो जो घनत्व है ये आपको कम ही मिलेगा, कम ही मिलेगा। मैक्सिमम यहाँ पर आ चुका है, मैक्सिमम ये है, ये पीक पॉइंट है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, घनत्व जो है पानी का आपको कम मिलेगा। अब यहाँ पर तो घनत्व के बारे में पूछा है, कभी कभी क्या है कि आयतन के बारे में पूछ लिया जाता है, वॉल्यूम H2O का, ये आपको मिनिमम मिलेगा, ये आपको मिनिमम मिलेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व तो अधिकतम मिलेगा, आयतन आपको मिनिमम मिलेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो आयतन है वो न्यूनतम होता है। अब 4 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ो या पीछे आओ, आयतन जो है आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी ठीक इसका उल्टा ग्राफ बना दो ना आप यहाँ पर घनत्व के लिए।
घनत्व के लिए ठीक आप इसका उल्टा ग्राफ ऐसे बना दो, सॉरी घनत्व बोल दिया मैंने, आयतन के लिए ये आयतन का ग्राफ हो गया, ये आयतन, ये 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये हमारा वॉल्यूम हो गया जो कि मिनिमम है। अब 4 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ो या इधर आओ, देखो आयतन जो है ऊपर की ओर ही भागेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं तो पानी का जो आयतन है, जल का आयतन है, ये घटता है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जल का असामान्य प्रसार, जो हम लोगों ने देखा था किसी न किसी प्रीवियस सेट में, तो जरूर देखा था हम लोगों ने इस चीज़ को थियोरेटिकली। अभी आपने ग्राफ से समझ लिया। ये चीज़ याद रखना आप। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ओजोन का ये है फॉर्मूला। तो एक अणु के निर्माण में जितने परमाणु लगते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं को हम लोग परमाणुकता बोलते हैं। तो ओजोन के लिए परमाणुकता 3। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि के लिए मैंने आपसे कहा है कि आप इसको याद कर लो, आपसे इस तरह का सवाल जो है नहीं छूटेगा। अब यहाँ पर देख लो दाब, जो कि आपको अदिश राशि में दिख जाएगा, ये अदिश राशि है, तो बी हमारा राइट आंसर। बाकी सारे बल, वेग, त्वरण, इसमें आपको नहीं दिखेगा, तो ये सारे अदिश राशि नहीं होंगे। इसको आप अच्छे से रट लो, इस तरह के सवाल बनाने का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो फाइनली ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। ये हमारा था सेट नंबर 6। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, नहीं अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। PDF डाउनलोड करना है तो इस वाले पते पे जाना है, या फिर यहाँ पर स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 7 में। थैंक यू सो मच।